गर्ल्स हमारा चैप्टर है 16 रिटर्न असेसमेंट एंड ऑडिट। देखिए क्या होता है रिटर्न जीएसटी। हम जीएसटी का टैक्स दे रहे हैं आप, तो टैक्स देने के लिए आपको क्या करनी होती है, रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है, जब रिटर्न फाइल करेंगे तो ये रिटर्न ही हमें आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में हेल्प करती है। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स फाइल करते हैं, तब भी आपको आईटीसी मिलता है, तो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जीएसटी की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फाइल किया जाता है रिटर्न। ठीक है, कंप्यूटर ऑनलाइन फाइल किया जाता है। इन जीएसटी सिस्टम रिटर्न मैकेनिज्म हैव द टैक्स पेयर टू फाइल रिटर्न एंड अवेल आईटीसी। आप रिटर्न फाइल करते हैं और उसके साथ ही आप आईटीसी का बेनिफिट्स उठा पाते हैं। अब इसमें ना हम पढ़ेंगे काफ़ी सारी रिटर्न्स की, कौन कैसी रिटर्न फाइल करता है, कब फाइल करनी होती है उसको, तो वो सब हम इसमें प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। जीएसटी में क्या होता है, एक रेगुलर टैक्स पेयर होता है। ठीक है, काफ़ी सारे टैक्स पेयर होते हैं ना, जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। रेगुलर टैक्स पेयर होता है, जिसने अपना कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाया होता है, वो अलग टैक्स पेयर होता है। ठीक है, कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन पर्सन होता है, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्म है, सब अलग अलग डेट पर रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रेगुलर टैक्स पेयर होता है उसको मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है, मंथली रिटर्न, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है, डिफरेंट टैक्स पेयर के लिए डिफरेंट रिटर्न्स हैं। कंपोजिशन स्कीम के लिए अलग है, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए अलग है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग है रिटर्न। अ पर्सन लाइबल टू डिडक्ट और कलेक्ट टीडीएस। ठीक है, जो टीडीएस टीसीएस देते हैं उनके लिए अलग है। पर्सन गारंटीड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनके लिए अलग है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है इंस्टीट्यूशंस को, जो बिग इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक होते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, WTO है, तो उन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होता है उनका जीएसटी नंबर की जगह कौन सा नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑल द रिटर्न्स आर टू बी फाइल्ड ऑनलाइन। ठीक है, एक टैक्स पेयर, but it is important to note that taxpayer is not needed to file all type of return provided under GST। GST में जितनी भी रिटर्न्स प्रोवाइड की हुई है, GST आप देख रहे हो, GSTR 1 से लेकर 10 तक रिटर्न प्रोवाइड की हुई है। ये रिटर्न सभी के लिए अलग अलग है, ये नहीं है कि सारी रिटर्न सबको भरनी होती है, एक पर्सन को सभी रिटर्न भरनी होगी, 1B 2B 3B। जिसके लिए बताया हुआ है कि 1 रिटर्न भरनी है उसको 1 भरेगा, जो 2 जिसको रिटर्न भरनी है वो पर्सन 2 भरेगा। ठीक है, तो हम इसमें ये पढ़ेंगे रिटर्न अंडर जीएसटी लॉ। रिटर्न मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 97, रिटर्न मीन्स एनी रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। क्या कहता है ये, जो भी रिटर्न निर्धारित की गई है फर्निश करने के लिए इस एक्ट में या रूल में, वही रिटर्न एक बिजनेसमैन को भरनी होती है। हाँ, ये चीज़ है। रिटर्न फॉर्मल स्टेटमेंट होती है, जैसा इसका परफॉर्मा होता है, जो भी डिटेल्स इसमें मांगी होती है वही सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन को देनी होती है। ऑनलाइन होती है ये, और मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है। अब हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ रिटर्न अंडर जीएसटी लॉ। फर्स्ट है देखो GSTR 1। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। देखो ये आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई मतलब आप क्या कर रहे हैं, सेल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड सप्लाई। और उसकी क्या देखेंगे आप, मंथली स्टेटमेंट। ड्यू डेट ऑफ फिलिंग, उसकी ड्यू डेट क्या है, मतलब आपकी कोई भी सेल हुई है ऑन और बिफोर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे मान लो आपने अगस्त में या फिर सितंबर में आपने सेल किया, मान लो सितंबर में आपने सेल किया है, उसकी जो ड्यू डेट होगी ना रिटर्न फाइल करने की, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, तो अक्टूबर की 10 तारीख तक या उससे पहले आप रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, मंथली स्टेटमेंट। सेकंड है जाता है GSTR 2, मंथली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। इसमें क्या होता है, इनवर्ड सप्लाई में क्या होता है देखो, इसका मतलब आपने क्या किया, परचेज। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, और इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज। उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है ऑन और बिफोर 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख है उससे पहले। बात समझ आ रही है। जब भी आपने मान लो सितंबर में इनवर्ड सप्लाई की इनपुट लिया, आपने परचेज की, अक्टूबर की 15 तारीख तक या उससे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी होती है। GSTR 3, मंथली रिटर्न फॉर अ नॉर्मल टैक्स पेयर। नॉर्मल टैक्स पेयर जो रेगुलर टैक्स पेयर होता है उसको मंथली रिटर्न फाइल करेगा। देखो ये दोनों स्टेटमेंट है, आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट आपने फिल की, फिर आपने GSTR 2 में इनवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट फिल की, उसके बाद रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 3 में ऑन और बिफोर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फिर आ जाता है GST, ये है कंपोजिशन
CMP कंपोजिशन स्कीम में जिसने टैक्स को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो वो ये भरेगा GST CMP 08। क्वार्टरली भरता है ये, क्वार्टरली मतलब आए 3 महीने में एक बार भरता है। फॉर द कंपोजिशन टैक्स पेयर ऑन और बिफोर 18th ऑफ द मंथ नेक्स्ट टू द क्वार्टर। 3 महीने का टाइम है ना इसके पास, तो ये 3 महीने में एक बार भरता है। तो 3 महीने में उसके बाद जैसे ही 3 महीने हो गए, जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर हो गए, 3 महीने हो गया, तो उसके बाद नवंबर में ऑन और बिफोर 18th ऑफ द मंथ नेक्स्ट टू द क्वार्टर, जो भी नेक्स्ट क्वार्टर बनेगा ना उसका ऑन और बिफोर मतलब 18 तारीख से पहले, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर जो पड़ेगा उसके 18 तारीख से पहले या 18 तारीख तक वो रिटर्न फाइल करता है। मंथ नेक्स्ट टू द क्वार्टर के नेक्स्ट में जो भी 18 आएगी, सितंबर अक्टूबर नवंबर है तो मान लो दिसंबर की 18 तारीख है, उससे पहले वो रिटर्न फाइल कर देगा। GSTR 5, उसके बाद 5 हो जाता है मंथली रिटर्न फॉर द नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर। जो NRI पर्सन होते हैं वो मंथली रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 5 में। कब तक करेंगे? ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड और विद इन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। गर्ल्स इसमें क्या होता है, जो NRI होता है उनको 90 days तक का ही रजिस्ट्रेशन उनका वैलिड होता है। जब भी वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं GST में तो 90 डेज़ तक ही वैलिड होता है। उनको कोई रिटर्न फाइल करनी है तो क्या करते हैं, जिस भी टाइम उन्होंने मान लो कोई टैक्सेबल वाला काम किया है, कोई उनकी वही है टैक्स से रिलेटेड यानी ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो क्या करेंगे, देखो 20 तारीख है उससे पहले तक, ठीक है, जो सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड मतलब कि आगे वाला आ जाएगा ना, और विद इन 7 days या 7 दिन, जब उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने में 7 दिन रहते हैं या महीने की 20 तारीख या उससे पहले तक, जो भी दोनों में से पहले पड़ता है, ठीक है, तो वो उस टाइम उसकी रिटर्न फाइल कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसका रजिस्ट्रेशन पीरियड जो है वो एक्सपायर हो गया है रजिस्ट्रेशन और फिर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। मान लो रिटायर होने में 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं और उससे पहले ही 20 तारीख आ गई है तो वो 20 तारीख है अभी उससे पहले अपना रिटर्न फाइल कर देंगे। उसके बाद आ जाता है GSTR 6 मंथली रिटर्न फॉर ISD मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या कौन होते हैं, जो कि सर्विसेज अवेल करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और वो आगे सर्विसेज अपनी ब्रांचेस को, हमने पढ़ा था ना, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे ही वो सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ISD एक हेड ऑफिस के रूप में काम करता है और वो उसके काफ़ी सारी ब्रांचेस होती है जो कि वो सप्लाई कर देता है फिर ISD। ऐसे ही वो आगे ITC का बेनिफिट भी उन्हीं ब्रांचेस को देता है। तो वो रिटर्न फाइल करता है 6 ऑन और बिफोर 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR 7 मंथली रिटर्न फॉर TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। देखो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 2 चीज़ें होती है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है कि टैक्स को डिडक्ट करना, जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं ना मान लो, तो वहीं पर आपका कुछ टैक्स काट कर बाकी की अमाउंट दे दी जाती है, उसे बोलते हैं TDS। जैसे कि मोस्टली इनका जो सैलरी पेड पर्सन होते हैं उनके साथ ऐसा ही किया जाता है कि सैलरी पे जितना भी अमाउंट टैक्स का बनता है उनका टैक्स डिडक्ट करके बाकी की रिमेनिंग अमाउंट उनकी सैलरी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो वो उनके लिए काटा जाता है TDS। तो GSTR 7 फिल किया जाता है ऑन और बिफोर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसमें ये डेट रहेगी। GSTR 8 में TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स क्या होती है, जैसे E-कॉमर्स कंपनीज जो होती है आगे प्रोडक्ट्स को सेल करती है तो वो कस्टमर से टैक्स ले लेती है, वो उन्होंने टैक्स को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है, उसको बोलते हैं TCS ऑन और बिफोर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ वो करता है। फिर आता है GSTR 9। उसके बाद आ जाता है आपका GSTR 9 जो कि क्या है, एनुअल रिटर्न। इसमें ये क्या होता है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट तक भरना होता है। जो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बढ़ेगा ना उसकी 31 दिसंबर, जैसे 17-18 है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 18-19 पड़ेगा, तो 18 ईयर की 2018 की जो 31 दिसंबर पड़ेगी उसकी लास्ट डेट तक आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। उसके बाद देते हैं GSTR 10। ये कौन सी रिटर्न होती है, फाइनल रिटर्न, ठीक है। फाइनल रिटर्न इन द सेंस विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। मान लो जैसे कई बार क्या होता है, जो कैंसिलेशन ऑर्डर या तो प्रॉपर ऑफिसर करता है कैंसिल ऑर्डर, ठीक है, हम अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं कैंसिल, क्योंकि हम टैक्स पेयर अगर कोई नहीं रहता है तो विद इन 3 मंथ्स
विच एवर इज़ लेटर, या तो ऑर्डर या फिर डेट रहती है उसकी कैंसिलेशन की, तो 3 महीने के अंदर अंदर दोनों में से जो भी बाद में बढ़ता है फाइनल रिटर्न फिल करनी होती है। उसके बाद फर्स्ट आ जाता है आपका मंथली स्टेटमेंट डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मंथली स्टेटमेंट या डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई किस में फिल करते हैं, GSTR 1 में। अब यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर कि इसमें क्या क्या हम फिल करेंगे, क्या क्या डिटेल्स हम फिल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है देखिए प्रोविज़न रिलेटेड विद द फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। फर्स्ट क्या है, पर्सन लाइबल टू फर्निश डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इसमें पहली जो पॉइंट है वो ये है कि कौन कौन पर्सन लाइबल है आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फिल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन फॉलोइंग शैल फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये कहता है हर एक रजिस्टर्ड पर्सन, इन पर्सन को छोड़कर, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे इन पर्सन्स को छोड़कर हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को डिटेल फिल करनी होती है आउटवर्ड सप्लाई की, गुड्स की करता हो चाहे वो सर्विसेज की करता हो। किन किन पर्सन को छोड़ना है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्यों छोड़ना है, क्योंकि इनकी रिटर्न अलग है, ठीक है, इनकी रिटर्न अलग है। अभी हमने पढ़ा ना IST की क्या है, GSTR 6 में फिल करेगा IST, इसमें फिल नहीं करेगा। ये तो हम किस में पढ़ रहे हैं, GSTR 1 में, तो ISD तो किस में फिल करता है, 6 में, तो इसीलिए इनको आप छोड़ देना। NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 में कौन आता है, कंपोजिशन लेवी, जो कि कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, सेक्शन 52 टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो कि E-कॉमर्स ऑपरेटर कंपनीज TCS को कलेक्ट करती है। तो इन सब को छोड़कर हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फिल करनी होती है, किसमें, GSTR 1 में। सेकंड है पॉइंट इसका टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब टाइम लिमिट क्या है भाई, आपको कब तक फिल करनी है, अभी हमने पढ़ा था ना 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो वो डेट है। अभी देखिए जो चार्ट है देखिए ड्यू डेट लिखी हुई है 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज, अलाउड नहीं है। 11th डे टू 15th डे ऑफ द मंथ अलाउड नहीं है। एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, अगर एक कमिश्नर चाहता है भाई, आप रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर को कि हमें टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी जाए, हमने अभी तक अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल नहीं की है, मंथली स्टेटमेंट फिल नहीं की है, तो कमिश्नर चाहता है तो उस टाइम लिमिट को एक्सपेंड कर सकता है। एक चीज़ और देखिए, अलाउड नहीं है। अलाउड वो क्यों नहीं है 11th से 15th तक, क्योंकि यहाँ पर आप इनवर्ड सप्लाई को करते हैं, फिल करते हैं, उसकी स्टेटमेंट देते हैं। इसीलिए अगर आप 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फिल नहीं कर पाते हैं तो फ्रॉम 11th डे टू 15th डे ऑफ द मंथ छोड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम इनवर्ड सप्लाई की डिटेल फिल करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फिल नहीं करते। उसके बाद आप कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके अपने टाइम पीरियड को एक्सटेंड करवा सकते हो। तो इन पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है देखिए, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इसने लिखा है ना, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देता है बिफोर और ऑन 10th ऑफ द डे ऑफ द मंथ, उसको फाइल करनी होती है, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। नॉट टू बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल, कब अलाउड नहीं है, फ्रॉम 11th डे टू 15th डे ऑफ द मंथ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 11 तारीख से 15 तारीख तक वो फिल नहीं कर सकता। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, अगर कमिश्नर से चाहते हैं तो कहकर हम राइटिंग में टाइम लिमिट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब आउटवर्ड सप्लाई में क्या क्या डिटेल हमें फिल करनी होती है, इसका फॉर्म क्या होता है, GSTR 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया करना होता है। उसमें डिटेल कौन कौन सी मांगी होती है, फर्स्ट है देखो इनवॉइस। आउटवर्ड सप्लाई, जब भी आपने सेल की होगी तो इनवॉइस काटा होगा, उसकी डिटेल फिल करेंगे। डेबिट नोट बनाया है, क्रेडिट नोट बनाया है, ठीक है, माल वापस आ गया है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस भी हो सकती है, टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है। क्रेडिट नोट किस चीज़ के लिए होता है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, और डेबिट नोट किस चीज़ के लिए होता है, टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। रिवाइज्ड इनवॉइस, ठीक है, रिवाइज्ड इनवॉइस कब बनाया जाता है, जब मान लो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और उस दौरान आपने इनवॉइसेस काटे हैं, तो उस इनवॉइस के जो काटे हैं ना, उस पीरियड के दौरान आप रिवाइज इनवॉइस तैयार करते हो, जो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो। उसके बाद आ जाता है गर्ल्स डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अभी हम इसको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है देखिए
सॉरी, थर्ड पॉइंट तो हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। क्या प्रोसीजर है, आप आउटवर्ड सप्लाई की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सबमिट करेंगे। उसके लिए 3 स्टेप है। फर्स्ट है, देखिए, सबमिशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बाय द सप्लायर। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश करेगा डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कौन से फॉर्म में, GSTR1 में, इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू रिसिपिएंट। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें जब भी GSTR1 में जो सप्लायर है आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फिल कर देता है, उसके बाद वो रिसिपिएंट को ज़रूर बताएगा कि मैंने अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फिल कर दी है। क्यों किया जाता है ऐसा, ताकि ITC अवेल कर सके। दोनों को पता होना चाहिए, सप्लायर को भी और रिसिपिएंट को भी, बायर को भी और सेलर को भी, कि रिटर्न फाइल कर चुके हैं। तो यहाँ पर वो उसको बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। देखिए वो कैसे कम्युनिकेट करता है, जो डिटेल आउटवर्ड सप्लाई की जो सप्लायर ने फिल की है इलेक्ट्रॉनिकली, वो रजिस्टर्ड पर्सन यानी रिसिपिएंट को बताता है इन पार्ट A ऑफ फॉर्म GSTR2A, ठीक है। वो कौन से उसमें उसको बताता है, इन्फॉर्म करता है GSTR2A फॉर्म के पार्ट A में, इन्फॉर्म GSTR4A एंड इन्फॉर्म GSTR6A आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म GSTR1। GSTR1 जब वो भर देता है तो वो उसको GSTR2A में बताता है, GSTR4A में बताता है, GSTR6A में बताता है। ये ऐसा इन्होंने जो लिखा हुआ है ना 2AB 4AB 6AB, 2A तो किसके लिए हो जाएगा, जो कि जिससे आपने सामान लिया होगा उसको भी बता देगा, ठीक है। 4A किसके लिए होगा, सिंपली जो नॉर्मली टैक्स पेयर होता है उसके लिए होगा। और 6A किसके लिए होगा, ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो इन ऐसे मतलब सर्विसेज ली है किसी से, तो जिसका भी जो भी रिटर्न है उसको उसी में रिटर्न में बता दिया जाता है। थर्ड स्टेप आ जाता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन द डिटेल बाय द सप्लायर। एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट कर सकता है डिटेल्स बाय द सप्लायर। कई बार क्या होता है कि जो डिटेल्स है इनवर्ड सप्लाई की ऐड करनी है, ठीक है, करेक्ट करनी है या डिलीट करनी है बाय द रिसिपिएंट इन दिस फॉर्म GSTR2 फॉर्म GSTR4 शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR1A। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डिटेल है ना उसने कम्युनिकेट कर दी कि मैंने ये फिल किया। अब यहाँ पर इनवर्ड सप्लायर काम कर रहा है, एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है द डिटेल बाय द सप्लायर जो कि सप्लायर ने दी है। जो इनवर्ट सप्लाई की कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना सामान आया, मान लो सप्लायर कहता है कि इतना सामान लिया था हमने, उसको ऐड करना है, करेक्ट करना है, डिलीट करना है। जैसे कभी मान लो किसी ने कम क्वांटिटी दिखा दी, किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी दिखा दी, तो उसको करेक्ट करना है। अगर तो रिसिपिएंट ने, मान लो रिसिपिएंट ने करना है इनवर्ट सप्लाई, तो वो किस में करेगा, GSTR2। जो आउटवर्ड सप्लाई है जो की रिटर्न GSTR1 है वो तो किसके लिए, सप्लायर के लिए, और जो GSTR2 है वो किसके लिए है, बायर के लिए। तो वो अपने फॉर्म में ठीक करेगा, ठीक है। और फॉर्म GSTR4 जो रेगुलर टैक्स पेयर होता है, और शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली किसको बता देगा, सप्लायर को, फॉर्म GSTR1A, ठीक है। वो तो सिंपली GSTR1 में देगा, ये किस में देता है, कभी भी कोई करेक्शन करने की चीज़ देते हैं ना अगर हम, तो वो A पार्ट में दे देते हैं। इनके ना पार्ट बने होते हैं, जैसे A पार्ट, B पार्ट। तो A पार्ट में वो उसको इन्फॉर्म कर देता है कि आपने ये चीज़ जो है वो गलत की है, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को ऐड किया या करेक्ट किया है। एंड सच सप्लायर में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मॉडिफिकेशन मेड बाय द रिसिपिएंट। वो अपनी तरफ से भरता है रिसिपिएंट और यहाँ से सप्लायर अपनी तरफ से भरता है। तो अब दोनों देख लेते हैं। अगर सप्लायर को लगता है कि कुछ गलती फिल की है उसने, तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। सप्लायर आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेटेड ऑन और बिफोर द 17th डे बट नॉट बिफोर द 15th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, ठीक है। क्योंकि 15 तारीख तक तो देखो इनवर्ड सप्लायर को अपनी डिटेल फिल करनी होती है, तो 17 तारीख तक सप्लायर अपने एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दे सकता है, 15 तारीख से पहले नहीं दे सकता। फॉर्म GSTR1 फर्निश्ड बाय सप्लायर शैल स्टैंड अमेंडेड टू द एक्सटेंड ऑफ मॉडिफिकेशन एक्सेप्टेड बाय हिम। तो उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर सप्लायर ने पहले अपनी डिटेल फिल कर दी, उसके बाद किसने, इनवर्ट सप्लायर ने अपनी डिटेल फिल की है। इनवर्ट सप्लाई अगर हमने ली है GSTR2 में, ठीक है। उसके बाद जो भी डिटेल्स ठीक है दोनों मैच करेंगे, सप्लायर, इनवर्ट सप्लायर और आउटवर्ड सप्लायर, समझ रहे हो, बायर और सेलर। उसके बाद सेलर को लगता है कि नहीं ये आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की है, तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, वो उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए भी कह सकता है। डेट ध्यान रखनी है 17th डे
तो 15 तारीख तक तो इनवर्ट सप्लायर अपनी रिटर्न खुद ही फाइल करेगा, इसलिए उसके बाद ही वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद 5th पॉइंट आता है इन केस ऑफ एरर और ओमिशन इन डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अगर आउटवर्ड सप्लाई की है, जैसे सेल की है, मान लो कई बार क्या होता है एरर या ओमिशन, कुछ भूल गए है या कुछ गलती हो गई है, तो उस केस में क्या करेंगे, रेक्टिफाई किया जा सकता है एरर को, या नॉन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और कमीशन। रेक्टिफाई एरर और कमीशन, पे द टैक्स एंड इंटरेस्ट। अगर रेक्टिफाई करना है एरर को तो टैक्स पे करेंगे और इंटरेस्ट पे करेंगे। और नो रेक्टिफिकेशन और एरर ऑफ एरर और कमीशन, ठीक है, मतलब आफ्टर। रेक्टिफिकेशन कब नहीं हो सकती, इस चार्ट में ये दिखाया हुआ है कि रेक्टिफिकेशन अगर हो जाती है तो टैक्स पे करेंगे और थोड़ा सा जो गलती हुई है उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप रेक्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते एरर की, तो आप कब नहीं कर सकते, आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डेट इज 20th October, एंड फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न 31st December विच एवर इज़ अर्लियर। मान लो सितंबर की रिटर्न फाइल करनी है आपको, 20th October हो गया, सितंबर की रिटर्न फाइल आप कब तक कर सकते हैं, अगले महीने की 20 तारीख तक जो रिटर्न फाइल करनी होती है, मंथली रिटर्न 20 तारीख तक, या फिर 31 दिसंबर तक, दोनों में से जो भी पहले हो। ठीक है, आपने रिटर्न तो फाइल कर दी, रिटर्न फाइल करने के बाद आप किसी भी चीज़ की रेक्टिफिकेशन या एरर ओमिशन को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है रेक्टिफिकेशन एरर और ओमिशन। मान लो रेक्टिफाई किया हमने, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने, जो भी अनमैच हुआ, रिमेंड, कुछ छूट गया लिखना, ठीक है, हमें पता चला कि हमने ये गलती की है, उसको आपने रेक्टिफाई किया, तो वो टैक्स पे कर देगा और इंटरेस्ट पे कर देगा। इफ़ एनी केस देर इज़ अ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब रेक्टिफिकेशन कब नहीं कर सकता, अगर उसने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है। उसके बाद आ जाता है सेकंड, मंथली स्टेटमेंट डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई बाय द रिसिपिएंट। जो ये फर्स्ट रिटर्न थी आपकी मंथली स्टेटमेंट आउटवर्ड सप्लाई की, यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसके बाद आ जाता है मंथली स्टेटमेंट या डिटेल भर रहे इनवर्ड सप्लाई की बाय द रिसिपिएंट। ठीक है, अभी तक हमने किसकी करी थी, आउटवर्ड सप्लाई कौन कर रहा था, वो फिल सप्लायर कर रहा था, और कौन से जीएसटी में करा था, जीएसटीआर 1 में। अब जीएसटीआर 2 में मंथली रिटर्न की डिटेल जो भरेगा वो इनवर्ड सप्लाई मतलब कि आपने कुछ परचेज़ किया, आपके पास कुछ आ गया परचेज, इसकी डिटेल फिल करनी है, उससे रिलेटेड कुछ एक प्रोविज़न है। फर्स्ट है प्रोविज़न रिलेटेड विद इनवर्ड सप्लाई, पर्सन लाइबल टू फर्निश डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। अब यहाँ पर भी वही पर्सन आ गए कि कौन कौन से पर्सन इनवर्ड सप्लाई को फिल करेंगे। जैसे हमने आउटवर्ड सप्लाई की केस में पढ़ा था कि ये पर्सन फिल करेगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, पर इन पर्सन को छोड़ना है। वैसे इनवर्ड सप्लाई के केस में भी इन पर्सन को छोड़ना है। कौन कौन से पर्सन है वो, ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम में अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो इन सब पर्सन को छोड़कर हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न को फाइल करेगा। और कौन से रिटर्न में फाइल करते हैं, GSTR 2 में। इसकी जो प्रोविजंस है आउटवर्ड सप्लाई के और इनवर्ड सप्लाई के सेम ही प्रोविज़न है, डेट का फ़र्क हो जाएगा यहाँ पर। टाइम लिमिट क्या है, ड्यू डेट, इसकी ड्यू डेट कब है, 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और इसकी आउटवर्ड सप्लाई की क्या कब थी, 10 तारीख, अगले महीने की 10 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी होती है। और इस वाले में जब इनवर्ड सप्लाई में, मतलब कि इनवर्ड सप्लाई मतलब कि आपने परचेज़ किया, बायर हो, अगर बायर फिल करता है GSTR 2 को, तो वो 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख तक वहाँ पर डिटेल फिल करेगा। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, अगर कमिश्नर चाहता है तो टाइम लिमिट को हम बढ़ा सकते हैं। तो दोनों केसेस में यही हो गया। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ जाता है डिटेल्स एंड इंक्लूजन इन इनवर्ड सप्लाईज। अब कौन कौन सी डिटेल को इनवर्ड सप्लाई में फिल किया जाता है। फर्स्ट है डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, इंक्लूजन इन इनवर्ड सप्लाई। डिटेल्स में देखो क्या आएगा, GSTR 2 में मतलब कि बायर क्या क्या इन्फॉर्मेशन को फिल करेगा। इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ ऑल द इंटरस्टेट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो हर एक डिटेल फिल करेगा, चाहे उसने रजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदा हो, चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा हो, चाहे उसने एक ही स्टेट से, अपने ही स्टेट के अंदर से माल परचेज़ किया हो, चाहे उसने दूसरे स्टेट से परचेज़ किया हो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड, अगर उसने इंपोर्ट किया तो भी रिटर्न फाइल करेगा वो। डेबिट एंड क्रेडिट नॉट इफ रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, तब भी वो उसको मेंशन करेगा। इंक्लूजन इन इनवर्ड सप्लाईज, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश करेगा डिटेल इनवर्ड सप्लाई की, टैक्सेबल गुड्स की या सर्विसेज की, इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। फर्स्ट, टैक्स पेबल ऑन
रिवर्स चार्ज बेसिस, देखो जो सप्लायर होता है नॉर्मली टैक्स सप्लायर ही पे करता है, पर कई बार क्या होता है कि सप्लायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में टैक्स कौन पे करता है, रिसिपिएंट, जिसको आप क्या कहते हैं रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर टैक्स पे किया हुआ है। तो यहाँ पर रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है मान लो रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर, तो वो उसको भी इंक्लूड करेगा कि मैंने टैक्स पे किया है। अंडर द IGST एक्ट इनवर्ट सप्लाईज टैक्सेबल अंडर द IGST एक्ट, अगर इनवर्ट सप्लाई है ठीक है वो टैक्सेबल अंडर IGST मतलब इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं तब भी IGST लगता है, दूसरे स्टेट से परचेज करते हैं तो भी IGST लगता है, ठीक है। इम्पोर्ट ऑन विच IGST इज पेबल, यहाँ पर आई गया इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच IGST इज पेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, मतलब कि आपने किसी भी चीज़ को इंपोर्ट किया है तो उसके ऊपर आप IGST देते हैं। सेक्शन 3 कस्टम टैरिफ एक्ट है उसका सेक्शन उसका सन क्या है 1975, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। उसके बाद आ जाता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, अगर मान लीजिए रिसीव हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड, उसको भी आप इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये चार्ट इसी से रिलेटेड बनाया हुआ है। उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर, तो ऐसे ही हमने पढ़ा कि पहले रिटर्न फाइल कौन करेगा, टाइम लिमिट क्या होगी, उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन की जाएगी, उसके बाद हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई, आप क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। फर्स्ट से देखो वेरीफाई करते हैं, तो पिछले वाले केस में भी वेरीफाई हुआ था, सप्लायर ने इन्फॉर्म कर दिया था रिसिपिएंट को कि मैंने ये डिटेल फिल कर दी है, उसके बाद रिसिपिएंट ने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, उसके बाद सप्लायर उसको चेक करता है कि हाँ आपकी और मेरी मैच हो गई है, क्योंकि मैच करते हैं तभी उसके बाद ITC का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इनवर्ट सप्लाईज जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, वो कैसे फिल करेगा और उसके बाद वो सप्लायर को कम्युनिकेट करते हैं, दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं दोनों रिटर्न्स में। फर्स्ट है वेरीफाई, वैलिडेट, मॉडिफाई और डिलीट द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, वो उसी को वेरीफाई करेगा ना आउटवर्ड सप्लाई को। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट वेरीफाई, वैलिडेट, मॉडिफाई, डिलीट इफ़ रिक्वायर्ड द डिटेल रिलेटिंग टू आउटवर्ड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू हिम, वो उसको जो भी डिटेल्स बताई हुई है ना कि मैंने ये फिल किया है, वो उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस भी करेगा, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट भी करेगा, और आपस में दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहेंगे और वो अपनी डिटेल्स को प्रिपेयर कर लेंगे। देन ही मे इंक्लूड हिज डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई इवन सच सप्लाईज दैट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर, अगर उसको लगता है कि नहीं यहाँ पर ये सप्लाई लिखनी रहेगा या उसकी ये नहीं लिखनी थी तो वो उसको डिलीट भी कर सकता है, वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, दोनों की मैच करने के लिए वो दोनों मिलकर काम करेंगे। सेकेंड क्या, फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई, द डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई बाय द रिसिपिएंट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR2, कौन से फॉर्म में फिल करता है वो GSTR2 में। थर्ड स्टेप क्या है, वो उसको कम्युनिकेट कर देता है। देखो जो डिटेल है इनवर्ट सप्लाई की जो उसने ऐड की है, करेक्ट की है, डिलीट की है, बाय द रिसिपिएंट इन हिज फॉर्म GSTR2 शैल बी मेड अवेलेबल टू सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक इन फॉर्म GSTR1A, ठीक है। सप्लायर का फॉर्म होता है GSTR1, जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो GSTR2 भरेगा, रिसिपिएंट GSTR2 भरेगा, और वो इन्फॉर्म जब करता है उसको तो GSTR1A का मतलब क्या होता है, जो GSTR1 है फॉर्म है उसका A पार्ट में उसको इन्फॉर्म किया जाता है। ऐसे ही जो सप्लायर है अपना फॉर्म फिल करेगा GSTR1 और वो बायर को इन्फॉर्म करेगा GSTR2A में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इन केस ऑफ एरर और ओमिशन इन डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई, तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। मान लो इनवर्ट सप्लाई की कोई भी डिटेल है वो भूल गए हैं, उसको लिखना है, उसमें कोई गलती है उसको ठीक करना है, तो बिल्कुल आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। एरर को भूल गए हैं उसको ठीक कर सकते हैं उस टैक्स पीरियड के दौरान, ठीक है। और फिर जब हमने ठीक कर दी वो एरर तो आप टैक्स पे करें और क्या करना होता है, आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। दोनों केस ये दोनों चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती है, थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो उसके बाद आ जाता है नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन, आप
किसी भी गलती को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं जो कि यह छूट गई है। कब नहीं कर सकते हैं? जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फिल कर दी, जो एनुअल रिटर्न फिल करनी होती है हमें, है ना, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। पिछले केस में भी हमने यही पढ़ा था, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से अगर आपने पहले किसी भी डेट को अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो उस रिटर्न फाइल करने के बाद आप एरर्स को, ओमिशन को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है GSTR 2, मंथली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, मंथली रिटर्न। अब एक्चुअल में रिटर्न फाइल हो जाती है यहाँ पर, वो इनवर्ड सप्लाई के और आउटवर्ड सप्लाईज के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अब ये मंथली रिटर्न क्या होती है? एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन वो फाइल करेगा मंथली रिटर्न। दिस इज़ अ कंसोलिडेटेड रिटर्न होती है। कंसोलिडेटेड रिटर्न मतलब दोनों की इकट्ठी रिटर्न बन जाती है, दोनों एग्री हो जाते हैं कि हाँ हमने यही माल उन्हें सप्लाई किया, हमने यही माल उससे परचेज़ किया, तो दोनों की इकट्ठी स्टेटमेंट जो होती है उसको आप बोलते हैं मंथली रिटर्न। कुछ एक प्रोविजंस है उसमें। फर्स्ट है देखिए, पर्सन लाइबल फॉर फिलिंग मंथली रिटर्न अंडर GST। बताइए, वही पर्सन है ना, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर दैन, वही उन बार बार उन पर्सन को छोड़ना है आपको। ISD को छोड़ना है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़ना है। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया वो सेक्शन 51 में कौन आता है? जो कि TDS होते हैं, TDS डिडक्टर होते हैं। और 52 में कौन आता है? TCS वाले। इन पर्सन को छोड़कर हर एक पर्सन अपनी मंथली रिटर्न फाइल करता है अंडर GST। सेकेंड है फॉर्म एंड मैनर ऑफ मंथली रिटर्न। हाँ, मंथली रिटर्न किस में फाइल की जाती है? GSTR 3 में इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जाती है। डिटेल्स ऑफ मंथली रिटर्न, दोनों की मिली हुई फॉर्म होती है ये। तो उसमें क्या क्या डिटेल आते हैं? फर्स्ट, आउटवर्ड सप्लाई, ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म फ्रॉम GSTR 1। ये देखो क्या होता है कि जो ये GSTR 3 में 52 में 3 में GSTR 3 में ऑटोमेटिकली आ जाती है। जो कि डिटेल आपने GSTR 1 में फिल की है, GSTR 2 में फिल किया है, दोनों की जो डिटेल होती है ना ऑटो पॉपुलेटेड मतलब ऑटोमेटिकली GSTR 3 वहाँ से कंसोलिडेटेड फॉर्म उनकी निकल जाती है। अब उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या जा जाता है कि ITC अवेल, कितना ITC का बेनिफिट हमें मिला, कितना हमने टैक्स पे किया, ठीक है, यूजिंग बोथ कैश एंड ITC एंड टैक्स पेबल, कितना बनता है, कितना हमने पे किया, कितना हमने ITC का बेनिफिट लिया। तो ये आपकी मंथली रिटर्न कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आ जाती है फोर्थ, क्वार्टरली रिटर्न अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। क्वार्टरली रिटर्न अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है? क्वार्टरली। नाउ क्वार्टरली रिटर्न अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फाइल क्वार्टरली स्टेटमेंट, फॉलोइंग प्रोविजन आर रिलेटेड। ठीक है, उसको क्वार्टरली स्टेटमेंट फिल करनी होती है, उसको मंथली नहीं करनी होती। क्वार्टरली मतलब आए 3 महीने में एक बार वो फिल करता है रिटर्न। उसके लिए क्या प्रोविज़न है? फर्स्ट है देखिए, पर्सन लाइबल फॉर फिलिंग क्वार्टरली रिटर्न अंडर GST। कौन कौन पर्सन लाइबल है? एक रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी स्कीम, मतलब उसने अगर अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन लेवी स्कीम में करवाया हुआ है तो हर एक क्वार्टर को वो या पार्ट को उसका जो भी बनता है फर्निश करेगा एक स्टेटमेंट। सेकंड है फॉर्म एंड मैनर ऑफ मंथली रिटर्न। क्या फॉर्म होगी? फर्निश क्वार्टरली रिटर्न इन फॉर्म GST CMP कंपोजिशन स्कीम 8 इलेक्ट्रॉनिकली, इसमें वो फिल करेगा, ये फॉर्म अप्लाई करेगा। थर्ड है डिटेल्स ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट। क्या क्या डिटेल डलेगा वो? फर्स्ट है देखो, इनवॉइस वाइज इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन से उसने जो इनवॉइस सप्लाई ली है वो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो उसने की है। अब उसकी तो एक ही रिटर्न होगी ना, इसमें सप्लाई भी आ जाएगी, इसमें जो उसने रिसीव किया है वो भी आ जाएगा। इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई दोनों आ जाएगी। डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशूड एंड रिसीव्ड इफ एनी, दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएगी। ड्यू डेट ऑफ फिलिंग मंथली रिटर्न, कब होती है इसकी रिटर्न? आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टरली स्टेटमेंट वो फिल करेगा विद इन द 18 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर। जब भी क्वार्टर कंप्लीट होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो 18 अप्रैल तक वो फाइल करेगा अपनी रिटर्न को, मंथली रिटर्न को। उसके बाद क्या है, एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, जो कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर है वो फाइल करते हैं सेल्फ असेस टैक्स रिटर्न इन 1 पेज स्टेटमेंट। ठीक है,
फॉर्म तो इनका यही होता है GST CMP 08 क्वार्टरली रिटर्न फाइल एवरी क्वार्टर बाय द 18th of the month. This is a big sigh of relief for the 20 lakh composition dealers as now they do not have filed the complicated GSTR 4 of the 7 pages every quarter. ठीक है, उनको ये वाला फाइल करना होता है GSTR 4 7 पेजेस की, हर एक क्वार्टर में ये फाइल नहीं करना होता. GST composition scheme is for all the traders who have registered for a different set of the tax rate applicable and mainly service provider होते हैं. They would be liable to file one annual return with quarterly payment of taxes. और लास्ट में उन्हें बस एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है. मतलब GSTR 4 था पहले 7 पेजेस का, हर क्वार्टर फिल करना होता था, अब उससे वो बच गया GST CMP 08 फॉर्म उन्हें फिल करना होता है. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रिटर्न बाय रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. अब इसकी रिटर्न कौन सी है, किस में करता है ये भी हर कैलेंडर मंथ में. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन फर्निश रिटर्न फॉर्म GSTR 5 इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द 20 days आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, इसमें जो डेट है कैसे मेंशन याद रखनी है आपको. देखो हर एक जो कैलेंडर मंथ है, मान लो क्या होता है, मान लो नवंबर है, ठीक है, उसकी रिटर्न वो फाइल करनी है तो विद इन 20 days करेगा. वो 20 days का मतलब क्या हो गया, 20 दिसंबर तक वो फाइल करेगा. मान लो 20 दिसंबर से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की डेट है उसकी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की डेट है 5 दिसंबर 6 दिसंबर, तो जो भी है तो रजिस्ट्रेशन और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो मान लो जितने भी दिन रहते हैं उसके 5-6 दिसंबर रहते हैं और 20 तारीख तक, उससे पहले ही 5-6 दिन तारीख जो है उसकी, उसके 7 दिन के अंदर अंदर ही बल्कि वो रिटर्न फाइल कर देगा विद इन द 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, उसको पता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है, 20 तारीख तो बोर्ड डिले हो जाएगी, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के भी 7 दिन के अंदर अंदर वो अपना रिटर्न फिल कर देगा. उसके बाद आ जाता है 6 रिटर्न बाय द पर्सन रजिस्टर्ड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कौन सा है, GSTR 6 विद इन 13 days आफ्टर द एंड ऑफ द सच मंथ. कितनी तारीख तक, 13 days तक वो फिल कर देता है अपनी रिटर्न. उसके बाद आ जाता है रिटर्न बाय पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स TDS, जो कि कौन काटता है, जो भी पर्सन किसी को पेमेंट करता है और उसको पता है कि इसका टैक्स बनेगा तो वो टैक्स ऑलरेडी खुद ही काट लेता है वो पर्सन और फिर बाद में उसको पेमेंट कर दी जाती है. मान लो जैसे कि एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर पैसे देगा अपने एम्प्लॉई को, तो एम्प्लॉई के ऊपर टैक्स बनता है, तो एम्प्लॉई टैक्स पे ना कर यहाँ पर एम्प्लॉयर पहले ही टैक्स काट लेता है और फिर वो गवर्नमेंट को सबमिट करवा देता है, तो उसको बोलते हैं TDS. ठीक है, तो इसकी फॉर्म ये कौन सा फॉर्म लेता है, GSTR 7 और विद इन द 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द सच मंथ ये अपनी रिटर्न को फाइल कर देता है एंड होने में 10 days के अंदर अंदर. रिटर्न बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का कौन सा है, GSTR 8. देखो TCS टैक्स कलेक्ट एट सोर्स करते हैं, ये ई-कॉमर्स कंपनी होती है, इनके लिए होता है मेनली. ठीक है, ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं तो ये कौन से फिल करते हैं, GSTR 8 फिल करते हैं. उसके बाद 9th आ जाता है गर्ल्स फर्स्ट रिटर्न. फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का मतलब फर्स्ट रिटर्न में क्या होता है, देखो एक पर्सन है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना था, वो लाइबल था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए. ठीक है, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया. अब ऐसा तो है नहीं कि अप्लाई करते ही एकदम से 1 मिनट में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने में विद इन 30 days का टाइम होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल जाता है. तो उस दौरान उसने जो काम किया, ट्रांजैक्शन की है, जब वो रजिस्ट्रेशन उसके पास नहीं था, ठीक है, और जब उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया उसके बाद जो भी पहली रिटर्न होगी ना, उसमें वो अपनी सारी पीछे की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर देगा, उसको बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न. ठीक है, एनुअल रिटर्न एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो फाइल करता है एनुअल रिटर्न, जो कि हमने पढ़ा था 31 दिसंबर होता है लास्ट. ठीक है, तो एनुअल समरी होती है, पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन होती है मंथली रिटर्न की, उसको एनुअल रिटर्न आप फाइल करते हो, मतलब लास्ट में जाकर इकट्ठी करके हम उसको फाइल कर देते हैं. उसके इसमें क्या कहता है ये